बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हम सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं कि हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने एक टेक्निक सीखने की कोशिश की थी, जो फोरियर सीरीज़, जो जब आप सीरीज़ सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो उसमें फोरियर सीरीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको फोरियर सीरीज़ का इतना आइडिया नहीं होता या इतना वो बैकग्राउंड नहीं होता जो वहाँ से वो बीएससी लेवल के ऊपर, क्योंकि आपकी एमएससी है मुझे बताया गया जैसे, तो बीएससी में शायद फोरियर सीरीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आपको पहले फोरियर सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊं और देन मैं अपना जो एक्चुअल गोल है मैं उसकी तरफ जाऊंगी। ठीक है, माय एक्चुअल गोल इज़ कि हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन मेथोडोलॉजीज़ हैं, जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, हेंकेल ट्रांसफॉर्म है। और याद रखें फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ इज़ समथिंग एल्स। तो हम ये सारी चीज़ जो सीख रहे हैं बेसिकली, ये बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में नज़र आएगा या फोरियर ट्रांसफॉर्म में शायद कैसी हद तक। तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करें। और ये क्योंकि हम आपके कंटेंट्स में नहीं है फोरियर सीरीज़, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपका एक आइडिया डेवलप हो जाए कि फोरियर सीरीज़ होती क्या है। और इसको आपने लास्ट लेक्चर में मैं रिव्यू लेता हूँ, तो ये देखें, लेक्चर 18 है, टुडे इज अवर लेक्चर 18 एंड इन लास्ट लेक्चर वी बेसिकली डिस्कस द जनरल फोरियर सीरीज़ and the periodic functions, what are the periodic functions, and then determine Fourier coefficient जी, कि आपने Fourier coefficient को कैसे डिटरमिन करना है। Fourier coefficient तीन टाइप्स हैं, A0, AK एंड BK, और इनकी ये इंटेग्रल्स हैं इन स्पेशल फॉर्म जो आपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। मैं आज उसको थोड़ा सा रिपीट करूँगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में फिर हमने इसको भी देखना था कि फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस जी, कि बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को मिस किया था। और इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी जो यहाँ पे नहीं मेंशन की, वो थी ऑर्थोनॉर्मलिटी और ऑर्थोनॉर्मलिटी। यानी दो फंक्शंस आपके ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे और उसके बाद वो ऑर्थोनॉर्मल कब होंगे, ठीक है, यानी नॉर्मल कब होंगे। तो आपको उसे नॉर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। और इंटीग्रल नॉर्म के रेफरेंस से मैंने उस दिन आई थिंक कि मैंने 2-3 एग्जांपल्स भी की थी। और आप इसको ये जो बेसिक्स हैं इनको आप ये आपके असाइनमेंट्स या आपकी सेक्शन में शामिल हैं जी, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक इन ड्यूरिंग द सेमेस्टर, सो दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट दैट यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स, ये ठीक है। और आज का जो लेक्चर है, हम बेसिकली लास्ट लेक्चर में इसको हमने फुली एड्रेस नहीं कर पाए थे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, और अब हम इसको इवन एंड ऑड फंक्शंस को अलग-अलग हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक इवन फंक्शन है देन आपका क्या बिहेवियर होता है, और अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है तब आपका सोल्यूशन मेथोडोलॉजी कैसी होगी, तब आप कैसे उसको अप्रॉक्सीमेट करोगे अपने फंक्शन को एक सीरीज़ के साथ। और देन मेरा जो मेन पॉइंट है आज आपका मेन, जिस पे मैं फोकस करूँगा आज अपने लेक्चर को, वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जी, कि आप अपने जो एक टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू आप बेसिकली अपनी गिवन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो सर्टेन क्लास की है, और आई विल डिस्कस दैट सर्टेन क्लास, जो वो लीनियर होनी चाहिए, और उसको आप डीकम्पोज कर लेते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जी, ठीक है, एंड देन यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने बड़ा वेल स्टडी किया है इससे पहले अपने बीएससी लेवल के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट सेक्शन, फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस, द इंटरवल -L, I would like to give a remark first
कि अगर आपके पास एक इंटरवल है जो -l से l तक है तो उसे हम फुल फोरियर इंटरवल कहेंगे, और अगर आप उसको कट कर देते हो सेंटर से 0 to l or -l to 0, okay, like -l and l is here, so 0 is here. So if I am taking this interval, then I must say that this is a half Fourier interval, और इसको भी मैं half Fourier interval कहूँगा जी, ठीक है. The interval 0 by l is called a half Fourier interval, and if we are looking for a Fourier expansion of a function f on its half Fourier interval, लोग बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम हाफ फोरियर, जिसमें आपके पास इंटरवल 0 to l होता है, जिसमें आप -l to l की बात नहीं करते. जैसे अगर आप टाइम के रेफरेंस देख रहे हो, वेव में तो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, वो तो 0 से स्टार्ट होगा. तो इशू ये है कि आपको फिर इसको जो बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हाफ फोरियर इंटरवल की जरूरत पड़ती है. We extend or prolong the function into the interval -l0, और हम इसको उसकी इमेज ले लेंगे उस दूसरी तरफ, उससे -l0 के इंटरवल की तरफ. अगर आपके पास 0l के लिए आपके पास एक इंटरवल है तो आप उसको एक्सटेंड कर लोगे -l to 0 के लिए, और फिर आप देखोगे -l to l आपके पास अगेन इन फोरियर सीरीज आ जाती है, ठीक है. इन सच ए वे दैट वी कैन राइट द फोरियर सीरीज ओवर -l to l एंड देन पीरियडिकली ऑन द रेस्ट ऑफ द आर. ऑफ कोर्स अगर वो फोरियर सीरीज है तो वो पीरियडिक फंक्शंस पे डिपेंड करती है, और दैट्स वाई हम उसको बाकी रियल लाइन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं जी. इफ वी एक्सटेंड आवर फंक्शन f इन द इंटरवल -l to 0 as an odd function, if I have an odd function, then the series is known as Fourier sine series जी. And if we extend our function f in the interval -l to 0 as an even function, then the series is known as Fourier कोसाइन सीरीज जी. यानी अगर आपके पास ऑड फंक्शन है तो आप फोरियर साइन सीरीज अप्लाई करोगे, अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो आप फोरियर कोसाइन सीरीज अप्लाई करोगे. अब मैं इनका जो मेन थ्योरम है दोनों, अगर आप दोनों को अप्लाई करते हो तो जो मेन थ्योरम डेवलप किए गए हैं इन इस फोरियर साइन सीरीज के लिए और फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए, उसमें यह है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फॉर फोरियर साइन सीरीज, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0l that is extended into the interval -l to 0 as an odd function f naught. This is f odd, fo, it must be fo, it's not f0, fo. If its Fourier series exists, then the series must be of the form f of x is equal to summation n varies from 1 to infinity bn sin n pi x over l जी. यानी आपके पास a n वाली जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी जी. अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है तो a n का जो कोफिशिएंट है a n वो इक्वल्स टू 0 होगा और a नॉट भी इक्वल्स टू 0 होगा, वेयर bn इज इक्वल टू 2 over l 0 to l f of x sin n pi x over l dx. आपने देखे इसको bn को, और ये an bn a नॉट इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं. तो अगर आपको लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो फिर आपको जो फर्स्ट पोर्शन है इस लेक्चर का वो समझ नहीं आएगा जी. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लास्ट लेक्चर को बड़ी डिटेल के साथ उसको देखें, और उसमें जो मैंने बुक्स आपको बताई हुई हैं उन बुक्स में बेबहा एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. आप वहाँ से एग्जांपल्स उठाएं और उसको करें. मैं इंशाल्लाह आपको कुछ इसके ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह भी ऑफकोर्स में देता हूँ, जैसे आपने पहले भी देखा कि आपको साथ साथ उस टॉपिक के ऊपर काम मिल रहा होता है जी. तो और इसमें a नॉट और a n इक्वल्स टू 0 होंगे अगर आपका ये फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है. तो फॉर एन ऑड फंक्शन f ऑफ x, और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और इवन फंक्शन की क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ. आगे जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो वहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली भी बता दूंगा. एंड इफ माई फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन सॉरी fe, on the same condition that my function fe is defined on the interval 0l and I want to extend that function in 0 to -l to 0 sorry as an even function. If its Fourier series exists, then the series must be of the form f of x is equal to a naught by 2 plus
summation n varies from 1 to infinity a n cos of n pi h over l जी। सो स्टूडेंट्स आप ये देखो कि यहाँ पे बी एन की टर्म जीरो हो जाती है, ठीक है। और विद प्रैक्टिस आप, मैं अभी एक एग्जांपल भी करूँगा आपके लिए ताकि आपको आइडिया हो कि आड फंक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल करूँगा और एक इवन फंक्शन के लिए करूँगा कि आप इसको जब आप इसको लेके चलते हो तो बी एन जीरो हो जाता है जी, ठीक है। वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सेम कोफिशिएंट रहेंगे। जब आप फुल फोरियर सीरीज कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो उसमें आप ए नॉट सिमिलरली ए एन और यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे आपने देखा बी एन की वैल्यू, तो ये सेम फोरियर कोफिशिएंट्स हैं जब आप इसको हाफ इंटरवल के ऊपर बात करते हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जी। अब इशू ये है कि जब आपके पास फंक्शन इवन है तो आप फोरियर कोसाइन सीरीज अप्लाई करोगे और इसमें ऑफ कोर्स बी एन जीरो है। और जब आपके पास फंक्शन ऑड है तो आप फोरियर साइन सीरीज अप्लाई करोगे। तो क्या सिर्फ इसी दो टाइप के फंक्शन होते हैं? तो मेरा आंसर है नो, इवन और ऑड के अलावा भी फंक्शंस हो सकते हैं जी। और द फर्स्ट एग्जांपल इज and obtain the Fourier sine series of the function f of x is equal to -1 to 1 and minus pi less than x less than 0 and f of x is equal to 1 when my x belongs to 0 to pi। अब देखें ये एक -1 है, दिस इज एन ऑड फंक्शन जी, ठीक है। ऑड फंक्शन कैसे है? क्या f of minus x is equal to minus f of x है? तो ये अभी हम इससे ड्राफ्ट, जब हम इससे ड्राफ्ट ड्रा करेंगे इन कपल ऑफ मिनट्स, इन कपल ऑफ सेकंड्स, तो आप देखोगे दिस इज एन ऑड फंक्शन। और यहाँ पे मैं आपको ऑड और इवन को ग्राफिकली भी थोड़ा सा मैं आपका ज़हन को पीछे लेके जाऊंगा। जो आपने एफएससी में या बीएससी में हमने इवन और ऑड फंक्शंस पढ़े थे उनको रिवाइज करेंगे इस एग्जाम्पल के करने से पहले जी। सो स्टूडेंट्स, आई हैव दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स -1 व्हेन minus pi less than x less than 0 and 1 when 0 is less than x and less than pi। अब मैंने देखना है कि इवन कैसे और ऑड कैसे है, तो मैं इस तरह जरा ग्राफ देखना चाहूंगा जी, ठीक है। और इवन और ऑड फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि अगर आपका जो y एक्सिस है इसके अलोंग आपका फंक्शन सेम बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। इमेज दे रहा है आपके, लेट्स से आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की इमेज आपके फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट की फोर्थ की, ये दिस वन इज फोर्थ, इसकी इमेज आपके पास अगर थर्ड में आ रही है तो आपका वो जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होगा जी। जैसे कि एक पैराबोला y इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और आप देखो आर इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और आप देखो कि एफ ऑफ माइनस एच जो होगा वो माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होगा जी, ठीक है। तो एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो माइनस साइन इज कैंसल्ड हियर जी। आपका माइनस साइन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया फंक्शन के अंदर। जब एब्जॉर्ब हो जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। और ग्राफिकली जो आपके वाई एक्सिस के अलोंग जो इमेज दे रहा होता है दोनों साइड से, फर्स्ट इमेज अगर आपके पास सेकंड में है या फोर्थ का इमेज आपके पास थर्ड में है तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। और अगर ऑड फंक्शन की बात करूँ मैं, ऑड फंक्शन में बेसिकली अगर आपका इमेज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी इनका आपस में रिलेशन है, लेट्स से दिस इज माय लाइन y इज इक्वल टू h, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ लेट्स से अगर मैं -1 to 1 लेता हूँ तो आप f ऑफ x इज इक्वल टू h है, ठीक है। तो f ऑफ -1 क्या, माइनस एक्स क्या होगा, माइनस h, और h की वैल्यू फिर आप एफ ऑफ एक्स लिख लो, तो आपका माइनस एब्जॉर्ब नहीं हुआ बल्कि माइनस आउट हो गया। और आप ये देख लो कि आपका जैसी पिक्चर यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में बन रही है सेम यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है जी, ठीक है। तो ये आपका एक ऑड फंक्शन हो गया। सिमिलरली इवन और ऑड आप इसको अभी ग्राफिकली देखना चाहो। अब ये फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 फॉर दिस इंटरवल एंड 1 फॉर दिस इंटरवल। अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है दिस इज 0 कि ये इवन है या ये ऑड है। तो उसके लिए मैं
ग्राफ ड्रा करता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज माई माइनस पाई एंड लेट्स से दिस इज माई प्लस पाई एंड दिस इज 0। अब लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट्स से दिस इज -1 जी, ठीक है। अब 0 से h से दरमियान फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 थी। दिस इज योर f ऑफ h एंड दिस इज योर h जी, ठीक है, h और f ऑफ h का रिलेशन। तो ये जो लाइन है ये आपकी आ रही, सॉरी ये ऊपर वाली लाइन, ये यानी ये एक लाइन आ रही है आपके पास 1 के लिए। इस इंटरवल के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 1 थी और इस इंटरवल के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू ये थी -1। अब ये देखें, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेज है आपकी रिफ्लेक्शन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये एक आपका ऑड फंक्शन हो गया। When we decided that this is an odd function, so I have to write the sine series, Fourier sine series, which is f of x is equal to summation n varies from 1 to infinity bn sine of n pi h over l जी। और ऑफ कोर्स यहाँ से जो bn है वो आपके पास इक्वल है 2 by l, 0 to l। I am little careful now, and this is f of x sine n pi h over l dx. Look at this your interval, this is minus pi to pi, minus pi to pi, interval is this। इसको मैं अगर हाफ इंटरवल पे ले जाऊं तो दिस इज 0 to pi, एंड इफ इसको अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूं अपने थ्योरम के साथ तो भाई l इज बेसिकली पाई, तो l की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस इज 2 by pi 0 to pi f of x sin n pi h over pi dx, and this is nothing but ये सिंप्लीफाई हो गया 2 pi 0 to pi, और 0 से पाई के लिए f of x की वैल्यू क्या थी, 0 से पाई के लिए f of x की वैल्यू मेरी 1 है, तो मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ और 1 into sin nh dx जी। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ दिस इज जस्ट sin h, तो दिस इज 2 by pi sin nh का इंटीग्रल होगा cos nh divided by n and minus sign of course there, तो 0 to this is minus multiply हो रहा है तो 0 to pi और 2 by pi into minus cos of n pi plus cos of 0, and this is 2 by pi 1 minus cos of n pi जी। और cos of n pi और n मेरा कहाँ से कहाँ तक है, n मेरा 1 to infinity है, और आप देख सकते हो कि अगर n जो है वो 1 to infinity है तो n is equal to 1 के लिए जो cos of pi हो रहा है उसकी वैल्यू -1 है, और n is equal to 2 के लिए cos of pi की वैल्यू 1 है, cos of 2 pi की वैल्यू 1 है। सिमिलरली फॉर n is equal to 3 के लिए cos of 3 pi की वैल्यू अगेन -1 हो रही, तो ये फ्लक्चुएट कर रही है, एंड माय आंसर इज समथिंग लाइक दैट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 pi into 1 minus -1 power k जी, यानी जब -1 power n, सॉरी अगेन लिटिल मिस्टेक हियर बट इट्स हमने अभी इसे पकड़ लिया। तो ये n और n जो है, अब n इक्वल टू 1 के लिए आप देखें -1 power 1 -1, और n इज इक्वल टू 2 के लिए ये स्केयर हो के 1 दे देगा, ठीक है। तो आप ये देखो दिस इज इफ आई राइट bn, इसको मिडल पेज पे ले जाऊं तो bn इज समथिंग लाइक दैट 2 by pi, एंड ऑफ कोर्स यहाँ से एक n भी आएगा, दिस n जो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना था n pi, दिस इज n pi एंड दिस इज n pi, और दिस इज समथिंग लाइक दैट 2 by n pi into 1 minus -1 पावर k जी, ठीक है। ये bn की वैल्यू आ रही, अगर आप यहाँ तक भी आ रही हो और आपने bn की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो दैट्स मोर देन एनफ जी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मोर क्रिटिकली देखो, जिसकी ज़रूरत नहीं है पेपर में ऑनेस्टली या आपकी पर्टिकुलर लाइफ में, तो आपकी जब ये इवन टर्म होती है, जब k2 होगा तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, जैसे 1 minus -1 पावर 2, तो ये देखें ये किससे इक्वल होगा 1 - 1 0,
और 1 माइनस माइनस 1 पावर 3 ये किससे इक्वल होगा, 1 माइनस इंटू माइनस 1 2 के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो इवन टर्म्स होंगी आपकी, उनके लिए आपके पास 0 आ रहा है कि जब इवन होगा, और जब वो n जब इवन होगा, और जब वो ऑड होगा तो वो मेरे पास प्लस आ रहा है। ठीक है, तो b यहाँ से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ जस्ट टू लेट यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जी, मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज bn इज मोर देन एनफ जी। तो b2n ये 0 हो जाएगा क्योंकि k जब भी इवन होगा तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी, और सो वी आर लेफ्ट ओनली विद b 2k minus 1 2n minus 1 is equal to 2 by n pi into, ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर 2 प्लस 2 ये थर्ड टर्म का फर्स्ट टर्म का आ गया, थर्ड टर्म का आ गया, सिमिलरली ये हर टर्म का आता जाएगा, और इस तरह से आप इसको लास्ट टर्म जो होगी इसकी वो होगी 2n माइनस 1 जी। ठीक है, और ये ऐसी लास्ट टर्म आ गई। अब अगर आप, और ऑफ कोर्स 2 भी इसमें इन्वॉल्व है 2, और जब आप इसको कॉमन लो रहे तो ये बाय 4 हो जाएगा, 4 बाई n पाए इंटू, और ये आपस में इनको ऐड करोगे तो ये n टर्म्स बन जाएंगी, n इंटू 2k minus 1 and this n cancels this thing, so 4 into 4 by pi 2k minus 1 जी। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि दिस फाइनल आंसर इज मोर देन एनफ जी। ये जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, और ये बेसिक अरिथमेटिक है, आपने एफएससी में ये इसको करके आए हो तो इसको आप देख लेना। ठीक है जी, तो जब मेरे पास बी एन आ गया तो फिर मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, समीशन n varies from 1 to infinity 2 by n pi 1 minus minus 1 power k sine, this is not k, this is n, why I am writing again and again k, so this is n sine n pi x over l, that's it जी। तो ये आपके गिवन फंक्शन की फोरियर सीरीज आ गई। ठीक है, अब हम इसी तरीके से एक और फंक्शन लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो फंक्शन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर कौन सी सीरीज अप्लाई होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये नॉलेज होना चाहिए कि वो सीरीज जो अप्लाई हो रही है वो जो फंक्शन जिसके लिए आप सीरीज अप्लाई कर रहे हो वो फंक्शन इवन है या वो फंक्शन ऑड है। तो फॉर इवन फंक्शन, तो फॉर ऑड फंक्शंस तो मैंने आपको ये एग्जांपल करके दिया। ठीक है, फॉर ऑड इवन फंक्शंस अब हम साइन फोरियर कोसाइन सीरीज अप्लाई करेंगे जी। ठीक है, और मैं जो दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है वो ये थी अपनी स्लाइड्स के ऊपर भी, कि दिस इज 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स व्हेन -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 एंड दिस इज 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 जी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने ये देखना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए अब यहाँ से डायरेक्टली मैं फौरन इमेजिन नहीं कर पा रहा इसको, तो फिर मैं इसे ड्राफ्ट ड्रा करूँगा। लेट्स से मैं इसे ड्राफ्ट ड्रा करता हूँ। तो 0 से 1 के लिए मेरे पास इक्वेशन थी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगी, ठीक है, तो जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, एंड व्हेन x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 आ रही। तो लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 1 जी, -1। तो फॉर 0 1 के लिए मैंने ये फंक्शन लिया फॉर 0 1 के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि ऐसे, तो ये दो पॉइंट्स आपस में टैली हो रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है बिकॉज दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ये एच सेट आपका लीनियर है तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, अगर एच स्क्वायर होता तो फिर हम एक कर्व की शेप में उसको हम आपस में डालते हैं। और सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन को ड्राफ्ट करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी फॉर -1 to 0 दिस इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स एंड दिस इज 1 माइनस एक्स। और अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो तो ये जैसी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में वही चीज़ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो ग्राफ है वो आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जी। तो दैट्स व्हाई दिस इज एन इवन फंक्शन जी। ठीक है, अब जब इवन फंक्शन है तो आई हैव टू डू ओनली कैलकुलेट ओनली 2 कांस्टेंट्स दैट आर a0
एंड देन ए एन जी। ठीक है, मैं ए नॉट कराता हूँ और ए एन भी मैं देखता हूँ टाइम है कि नहीं। ठीक है, तो ए नॉट जो है, अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे ड्राफ्ट दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। दिस इज -1 एंड 1 एंड दिस इज 1, तो कुछ इस तरह ड्राफ्ट था मेरे पास। तो ए एन जो है वो है मेरे पास 2/L 0 to L f of x dx। स्टूडेंट्स, अब आपका जो f of x है वो डिवाइडेड है, ये पीस वाइज फंक्शन है, 1 प्लस h है और ये 1 माइनस h है, -1 लेस देन h लेस देन इक्वल टू 0 एंड 0 लेस देन h इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस इंटरवल के लिए 0 से 1 के लिए आपके पास ये फंक्शन है और 0 से -1 के लिए ये फंक्शन है। तो आपका टोटल इंटरवल आ गया -1 to 1, और अगर आप इसका हाफ फोरियर इंटरवल लो तो वो 0 1 हो रहा, तो यहाँ से L की वैल्यू आ रही 1। तो L की वैल्यू अगर 1 हो रही तो आप बेसिकली इंटरेस्टेड हो 2/1 0 to 1 f of x dx। तो 2/1 ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा, मैं इसको 0 to 1, और 0 to 1 के लिए मेरे पास क्या फंक्शन था डिफाइन, 1 माइनस एक्स डी एच। ठीक है, और अब मैं इसको जस्ट इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेशन जो मेरी आएगी मेरे पास 2 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर -1 डी एच जी, और 0 to 1 जी। ठीक है, तो -2 into 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 आ गया, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -1 जी। तो दिस इज 2 जी। तो आपके पास जो माइनस ये पावर 1 थी, तो देखिए मैंने इंटीग्रेट करना भी मुझे नहीं आता, -1 + 1। ठीक है, तो यहाँ भी 2 आ गया, एंड दिस इज अगेन 2, एंड दिस गिव्स मी माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस इस माइनस के साथ आके 1 आ गया जी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर सोल्यूशन। ये आपका ए नॉट की बात हो रही है जी। ठीक है, अब जब ए एन की बात हो रही, तो ए एन था 2/L 0 to L f of x cos of n pi h over L जी dx जी। ठीक है, ये cos के साथ इसके साथ रिलेटेड हो गया, तो इसका जो आपके पास 2/1 0 to 1 f of x आ गया 1 माइनस h cos of n pi h over L dx जी। तो of course L is 1, so it gives me 2/1 is 2, and this is 0 to 1 minus h, so this is cos of n pi h dh जी। इस वजह में बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दो फंक्शन है, मैं इनको बाई पार्ट्स करूंगा, और मैं ऑफ कोर्स इसको इंटीग्रेट करना पसंद करूंगा रादर देन इस चेरी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके ये पॉलिनोमियल मेरा खत्म हो जाएगा, और डिटरमिनेटेड फंक्शन को मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन होगी, लेकिन साथ मेरा जो पॉलिनोमियल है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इन द सेंस 2 into cos इंटीग्रल होता है जी साइन 1 माइनस h एज इट इज साइन n pi h over n pi। ठीक है, and limit from 0 to 1 minus 0 to 1 sin n pi h over n pi, और इसका जो डेरिवेटिव हो रहा है वो -1 हो जाएगी dh जी। ठीक है, और अगर मैं इसको 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखें यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 - 1 0 हो गया, और 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये टर्म 0 हो रही, तो ये होल टर्म 0 आ जाएगी। ये माइनस साइन प्लस 1/n pi, and this sin n 0 to 1 sin n pi h dh, और इसको जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इन द सेंस, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ कि मेरा जो ए एन है वो है 1/n pi 0 to 1, वापस लेके जाऊँ, और देखें यहाँ पे फिर एक मिस्टेक है, दिस 2 इज हियर, सो दिस इज 2/n जी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0 to 1 sin n pi h dh। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 2/n pi minus cos of n pi h 0 to 1, and this is nothing but 2/n pi, और ऑफ कोर्स इसके साथ n pi भी आएगा, दिस इज 2/n pi होल स्क्वायर,
एंड दिस इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो माइनस cos ऑफ n पाई माइनस, और जब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा cos ऑफ 0 जी, cos ऑफ 0 1 होता है तो 2 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस, और cos ऑफ n पाई अभी भी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया आपको कि ये -1 पावर k में इसको लिख सकता हूँ, तो दिस इज ए एन जी, ठीक है। वैन वाई इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वैन वाई ए एन इज इक्वल टू, इस ए को मैं अगर मैं इसकी वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा अपने फंक्शन में, तो दिस इज एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एच cos ऑफ n पाई एच ओवर एल मेरे पास 1 था, ये 1 हो गया डी एच सी। ए नॉट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की तो ये 1 आ गई 1/2 एंड देन मेरे पास एफ ऑफ एच, this is not f of x, basically this is bn an sorry, this is an, मैं इसको an लिख सकता हूँ जी, ठीक है। सो an की वैल्यू ये आ रही मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस -1 पावर k cos ऑफ n पाई h ओवर 1 d, नॉट dh, नो देयर इज नो dh। आई डोंट नो व्हाई आज इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है mistakes, लेकिन there is no dh because I am not going to integrate anything, therefore writing dh is just a immaturity। so इसको मैं अगर लिख लूँ कि इवन और ऑड फंक्शन के अलग-अलग, तो something like that 1 plus 2 n varies from 1 to infinity and let's say 2 by n square pi square and let's say इसका नाम है lambda of लेमडा रख लेता हूँ cos ऑफ, क्योंकि ये कांस्टेंट है h, तो लेमडा की वैल्यू जो हो रही वो 0 हो रही व्हेन n इज इवन एंड इसकी वैल्यू 2 हो रही व्हेन n इज ऑड जी, ठीक है। तो आपका फाइनल सोल्यूशन ये भी आ गया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, और आप किसी भी अंदाज से आप इसको या इसको 2 को मल्टीप्लाई करके n की वैल्यूज ऑड फंक्शंस के लिए आप वेरी कर दो। तो ये इट्स अप टू यू हाउ टू राइट योर, ये आपकी चॉइस पे है कि आप इसको कैसा लिखना पसंद करते हो, ठीक है। तो मेरे लिए सारे इक्वल है, आप कोई भी सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह वो उसको उस तरह से एड्रेस किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आज ये थोड़ी सी इसमें आप देखो कि ये मिस्टेक्स हुई हैं ए एन बी एन, तो आपने इसको किया, लेकिन इट्स नॉट ए बिग डील जी। तो अब मैं जो अपना जो मेन फोकल पॉइंट है आज के लेक्चर का, मैं उसी तरफ जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इस फंक्शन की भी फोरियर सीरीज निकाली और इस फंक्शन की भी फोरियर सीरीज निकाली, और हमने कैसे इसको इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इंटीग्रेशन करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हो, जिस मीन्स से आपकी इंटीग्रेशन और आपकी जो डिफरेंशिएशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो फोकस पॉइंट रहा है इन दोनों एग्जांपल्स के ऊपर, कि आपको ये बताऊं कि आप जज कैसे करोगे कोई फंक्शन इवन कैसे है और कोई फंक्शन ऑड कैसे है, ठीक है। और वो इसलिए मैंने दोनों के ड्राफ्ट्स आपको बना के बताए, और इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए तो आप उसका ड्राफ्ट ड्रा कर लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। जैसे x प्लस एच स्क्वायर एक फंक्शन है आपके पास, अब ये कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड है, इट्स योर असाइनमेंट, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, ये इट्स अप टू यू, एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जो इवन होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑड होते हैं, और कुछ होते हैं जो ऑड और इवन दोनों में से नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम उसी फोरियर सीरीज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फिर हम जनरल फोरियर सीरीज अप्लाई करेंगे, जिसमें ए नॉट भी हमें फाइंड आउट करना है, बी ए एन भी फाइंड आउट करना है, और बी एन भी फाइंड आउट करना है। ये तो हमें थोड़ा शॉर्टकट्स हो रहे हैं ना उन थ्योरम्स की वजह से, जो गुड गाइज ने थ्योरम डेवलप की, अच्छे लोगों ने, तो उन थ्योरम की वजह से हमें थोड़ी सी आसानी ये हो रही कि हम अब सारे कोफिशिएंट्स को नहीं जाते इवन और ऑड फंक्शंस के लिए, बल्कि सम पर्टिकुलर कोफिशिएंट्स को हम एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन जो थीम है अभी तक जो हमने इसको फोरियर सीरीज का पढ़ा है, वो ये है कि हाउ टू गेट द कोफिशिएंट्स ऑफ योर फोरियर सीरीज जी,
ठीक है, और आपने उनको कैसे इवेलुएट करना है जी। और ऑफ कोर्स इसमें इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, इसमें ऑर्थोगोनैलिटी आती है, आप कब आपको फौरन आइडिया होना चाहिए कि कौन से दो फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं और कौन से नहीं हैं। और इसलिए मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था लास्ट वीकेंड में, लास्ट लेक्चर पे जी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये असबर होनी चाहिए, इन द सेंस कि रट्टा नहीं, लेकिन आप फ़ौरन उसको देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि यार ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन ऑड है। अगर नहीं आइडिया हो रहा तो विद इन फ्यू मिनट्स, इवन 1 or 2 मिनट्स आप उसे ड्रॉप करो, आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि क्या वो वाई एक्सिस के अलोन वो सेम बिहेवियर शो कर रहा है, उससे इमेज रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वाई एक्सिस को वो मिरर मान रहा है, या वो ओरिजिन को मिरर मान रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट में शो कर रहा है या थर्ड को फर्स्ट में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन जो है इसको इस तरह से हम डिस्क्राइब इसको क्लासीफाई करते हैं एंड देन उसकी हम फोरियर सीरीज हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अब जो मेन टॉपिक है आपके लेक्चर्स का टुडेज लेक्चर वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये फर्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि to get the solution of a second order partial differential equation, to get a solution of a second order partial differential equation, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इससे पहले हमने सेकंड ऑर्डर पीडीईज के सोल्यूशन की तरफ नहीं गए थे जी, ठीक है। और इसमें मैं फोकस करूंगा अपने आप को, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तो मैं अभी बताता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरा जो फोकस होगा वो हीट इक्वेशन होगी, लेप्लास इक्वेशन होगी और वेव इक्वेशन होगी। मैं इन तीनों को ऊपर ही मैं ज़्यादातर डिस्कस करूंगा और इन्हीं को ही लेके चलूंगा अपने अपने जो पूरी रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर है। इसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बाद ऑफ कोर्स आई हैव सम अदर टेक्निक्स, लेट्स से लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेट्स से फोरियर ट्रांसफॉर्म, हेंकेल ट्रांसफॉर्म एंड लाइक दिस। तो ये सारी मुझे करनी है अगले जो भी लेक्चर्स मेरे पास रहते हैं, 10-12 लेक्चर या जितने भी हैं। तो ये टेक्निक इटसेल्फ को इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको याद हो, अगर आपने जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े थे तो उन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा था जी, ठीक है, कि आप अपने दो वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट करते हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और देन आप उनको इंटीग्रेट करते हो और देन आप उसका सोल्यूशन लेते हो जी, ठीक है। तो उसी थीम को, उसी आइडिया को लेते हुए हम आगे चलते हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ये पीडीईज के लिए भी एप्लीकेबल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो ये है कि ये डैनियल बर्नौली ने जी सबसे पहले इस टेक्निक को इन्वेंट किया था और देन लेप्लास ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया जी, ठीक है। लेप्लास इटसेल्फ एक मैथमेटिशियन था तो इसलिए उसके नाम से लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और फोरियर ये एक अच्छे बड़े लोग थे और जिन्होंने मैथमेटिक्स में जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गॉस हो गया, और प्लीज़ अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इन लोगों की लाइफ के बारे में भी देखें। ये जैसे बर्नौली बेसिकली ये 5 फैमिली मेम्बर थे और इनका लास्ट नेम बर्नौली है और इन बर्नौली फैमिली हम इसे कहते हैं। बर्नौली फैमिली का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है। So separation of variable is one of the oldest and most efficient solution technique for a certain class of, and which class? लीनियर होनी चाहिए जी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर के लिए हम बात नहीं करेंगे जी, ठीक है। ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सो द मेन आइडिया ऑफ दिस टेक्निक इज टू रिड्यूस द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देन कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशंस ऑफ द गवर्निंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओडीईज को कैसे सॉल्व करना है ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। हम अपने बैचलर लेवल्स में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको मेमोरी में आपने थोड़ा ज़्यादा गैप दे दिया है तो काइंडली आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप कोई ओडीईज की बेसिक बुक लें और उसको जो बेसिक टेक्निक्स है ओडीईज की वो देखेंगे, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर हमको बहुत डिफिकल्ट काइंड ऑफ ओडीईज को नहीं देखेंगे। सिंपलेस्ट ओडीईज हैं जी हमारे पास, हम उनको लेके चलेंगे जी, ठीक है। तो आइडिया क्या है जी कि हमने बेसिकली अपने गिवन पीडीई को रिड्यूस कर लेना है, गिवन पीडीईज को रिड्यूस कर लेना है, पीडीई को रिड्यूस कर लेना है सम ओडीईज में जी। ओडीई स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पीडीईज स्टैंड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जी।
So the method of separation of variable is basically consider the second order homogeneous partial differential equation. I must write this equation in xi and eta notation, and where a star, b star and c star are functions of xi and eta, and with the following transformation, x is equal to x of xi eta and y is equal to y of xi eta, I can reduce in some canonical form जी, ठीक है। ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैंने 5-6 लेक्चर इसके ऊपर लगाए हैं और ये मैं काम कर चुका हूँ कि मैं इनको कैसे रिड्यूस करूँगा जी, ठीक है। x इज इक्वल टू x ऑफ xi eta एंड y इज इक्वल टू y ऑफ xi eta जी, सच दैट माई जैकोबियन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। मेरा जैकोबियन को 0 नहीं होना चाहिए, मेरा जैकोबियन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए जी, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। So we can reduce this above equation in the following canonical form: a of xy u xx plus c of xy u yy plus d plus e and plus f and similarly इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। तो important is this a b and c जी, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि यहाँ से अब 2b ओमिट हो गया, एक्स वाई वाली टर्म जो है वो मेरी ओमिट हो जाएगी और इस तरह से आ जाएगा। तो विच व्हेन फॉर फर्स्ट नंबर के लिए a इज इक्वल टू माइनस सी अगर मैं लूँगा तो ये हाइपरबोलिक आ जाएगी, a इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 लूँगा तो वो पैराबोलिक आ जाएगी, और a इज इक्वल टू c इज एलिप्टिक आ जाएगी। अब मुझे याद पड़ता है कि जब हमने हाइपरबोलिक टेस्ट किया था तो हमारे पास एक टर्म आ रही थी u(xy) वाली जी, ठीक है, या xi eta वाली टर्म आ रही थी। तो बेसिकली मेरे पास दो टर्म्स आ सकती हैं, ये भी आ सकती हैं और वो भी आ सकती हैं, क्योंकि हम लिखने में मुझे ये आसानी थी तो आई चूज दिस थिंग, दिस फॉर्म ऑफ नोटेशन जी, ठीक है। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद कि हमने पहले तो u xi eta आ रहा था, तो u xi eta में बेसिकली b पॉजिटिव था और a और c दोनों 0 थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा b एब्सेंट है और a इज इक्वल टू माइनस सी जी। तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस bc ac एंड b स्क्वायर इज 0 हेयर माइनस, अगर ये मैं -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे ले लूँ तो एक माइनस आ जाएगा, तो उस माइनस और वो माइनस प्लस होके वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आई कैन गेट द हाइपरबोलिक इक्वेशन जी। सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज, मैं आपको जनरल मेथोडोलॉजी समझा रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज अगर आपके पास कोई ऐसी पीडीई है जिसमें जो है डिफिकल्ट शेप नज़र आ रही है आपको और उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके ट्रांस वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, तो आप उसको रिड्यूस कर लेते हो कैनोनिकल फॉर्म में, जो रिस्पेक्टिव गिवन कैनोनिकल फॉर्म हो, और देन वी एज्यूम ए सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। हम बेसिकली u of xy, this must be, this is u is a function of x and y, and this must be a function of x and y, it must not be at xi eta. So it is a mistake here, right, typing mistake. So we assume a solution of the form u of xy which is equal to x of x and y of y। हम दो फंक्शन में उसको डिवाइड कर लेते हैं, x of x और y of y में, और हम ये मानते हैं कि वो इज नॉट इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो देन मेरे पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, और विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा ही हर बंदे के पास होता है, ठीक है। सो वेयर x and y आर रिस्पेक्टिवली फंक्शंस ऑफ x and y alone and are twice continuously differentiable, substituting equation the value of u of xy into the equation. This equation is again typing mistake. So substituting the value of u of xy into equation, I have this kind of, in this equation then u x means x double bar and y as it is, and then u y is x same and y double bar, where prime differentiation prime denotes the differentiation with the respective variables. So u x आपके पास आ जाए x dash y and u y आ जाए x y dash, and similarly u the value of x y लिख लो जी। In the very next step basically हम जो आपके कोफिशिएंट है a c d e f, अगर वो इस टाइप के आते हैं आपके पास कि आप उनको सेपरेट कर सको, ठीक है, और उसके लिए फिर मैं एक मेरे पास एक फंक्शन में लेता हूँ, लेट्स से फाई ऑफ एक्स वाई, मैं आगे एग्जांपल करूँगा तो आपको मैं उसमें बताऊँगा कि लेट्स से वी अज्यूम दैट अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई सच दैट इफ वी डिवाइड अबव इक्वेशन बाय फाई ऑफ एक्स वाई वी ऑब्टेन this converts into only a function of x,
and y double bar, the coefficient of y double bar is only a function of y, and here it's only a function of x, and here it's only a function of y. Where my derivative involved, the my corresponding coefficient depends on the variable which is involved in the derivative जी, ठीक है। तो ये y चूंकि से डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये मेरे पास बीटा 2 आ जाएगा। और अगर आप इस तरह का फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, if you don't have any such kind of a function, then this method is not applicable. Okay, ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी कि इस तरह का एक फंक्शन हो रहा है आपके पास, जब आप इसको डिवाइड करो तो y वाली टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगी, x वाली टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगी, देन y की टर्म यहाँ पे खत्म हो रही है, x की टर्म यहाँ पे खत्म हो रही है, और देन यहाँ पे आपके पास अलग-अलग आप इसको f of x y बेसिकली बन जाएगा अल्फा 3 of x प्लस बीटा 3 of y। आप इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे इन द वे कि x की डेरिवेटिव वाली एक तरफ और y की डेरिवेटिव वाली एक तरफ, तो उससे पहले मैं x y से इसको डिवाइड करूंगा, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा, और आप ये देखो कि यहाँ पे y इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब मैं x y से डिवाइड करूंगा तो y कैंसिल हो गया, सिंपल x यहाँ पे डिवाइडेड बाय y, यहाँ पे डिवाइडेड बाय x, एंड सिमिलरली इस तरह से ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जी, ठीक है। मैं जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ऑल दो इन आवर टर्म इन इक्वेशंस हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ शायद डील ना करेंगे, ठीक है। हम हीट इक्वेशन या हम वेव इक्वेशन या हम लैप्लास इक्वेशन की बात करेंगे, हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ हम इनको डील ना करें। बट मे बी देर आर सम क्वेश्चंस कमिंग अप, और आप मेरे को पूछ भी सकते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाए तो आप क्या करोगे, तो फिर आपने इनको पहले कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड देन आपके पास एक फंक्शन ऐसा मिलेगा आपको वहाँ पे कि आप उसको डिवाइड करोगे तो x और y में वो सेपरेट हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि ये एक प्योर फंक्शन ऑफ x है ये टर्म, दिस इज ए प्योर फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ए प्योर फंक्शन ऑफ x, सिमिलरली दिस इज ए प्योर फंक्शन ऑफ y, this term is a pure function of y and this term is a pure function of y भी। अब जब मैं इसको जो x वाली एक तरफ कर लेता हूँ, y वालों को मैं एक तरफ कर लेता हूँ जी, ठीक है। और इट इज़ माई वेरी फंडामेंटल इक्वेशन जो मेरे पास आएगी, मैंने इसलिए इसको ब्लू कलर दिया कि आप जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो लेट्स से माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 स्टार जी, ठीक है। ये डायरेक्ट फंक्शन ऑफ y बन गया, ठीक है। Of course, beta I star is equal to minus, this is a minus missing here, so it's minus beta I y. I is varies from 1 to 3g. So the left hand side of the above equation is a pure function of x and the right hand side is a pure function of y only जी। So जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये साइड मेरी 0 हो जाएगी, तो मेरे पास ये टर्म बचेगी d a alpha 1 of x x double bar of x plus alpha 2 of x x bar by x plus alpha 3 of x is equal to 0। जब मेरे पास ये टर्म बची तो ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी क्योंकि ये सारी की सारी टर्म y के साथ इन्वॉल्व हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल टू 0 होगी। और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आई हैव सम कांस्टेंट लैम्डा। ऑफ कोर्स अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है ये इक्वेशन ये भी एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा जी, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्डा आ जाएंगी, एंड बीटा 1 स्टार इट y y डबल डैश ऑफ y प्लस बीटा 2 स्टार इट y एंड y डैश ऑफ y प्लस बीटा 3 स्टार इट y इज इक्वल टू लैम्डा। सो रीराइटिंग दीज इक्वेशंस, मैं इस इक्वेशन को y को इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसी तरह x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक x में आ रही और एक y में आ रही। और रिमेंबर ये ODEs है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये x है कैपिटल X लेट्स से एक फंक्शन है और डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन x, कैपिटल X इज डिपेंडेंट ओनली ऑन x एंड कैपिटल Y इज डिपेंडेंट ओनली ऑन y। Therefore this is these two are ordinary differential equations, and finally we obtain the following two ordinary differential equations। इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ, अल्फा 3 माइनस लैम्डा, of course x is outside the bracket and y is outside this bracket। So thus u of x y is a solution of given partial differential equation if x of x and y of y are the solutions of above two equations respectively।
So in special case, when the coefficients of a given partial differential equations are constant, वो सिर्फ constant है, उन वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो दिस मीन्स वो एक वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। और हम भी जो एप्लीकेशन ज़्यादातर करेंगे वो इसी स्पेशल केस के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसमें आपको देयर इज़ नो नीड टू रिड्यूस योर इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म, और जब हम इसको सोल्यूशन लेंगे तो लेट्स से u of x y is equal to capital H of x and y of y. This means capital X is a function of x only and capital Y is a function of y only, and this is not equal to 0. ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जी, नॉट इक्वल टू 0। ये आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आप देखोगे कि ये बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है जी। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u of x y in above equation we obtain a lambda a x double bar of y plus 2b h bar y bar plus c h y double bar plus d h bar y, and similarly इस तरह से आप इसको prime not bar, it's a prime. So division of this equation by a h y given by this thing जी, और यहाँ से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, बल्कि इसको सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं है जब आप इसको जस्ट डिफरेंशिएट करते हो, क्योंकि अब इसमें एच वाई की टर्म इन्वॉल्व हो रही है। रिमेंबर पिछली इक्वेशन में मेरे पास एच वाई की टर्म नहीं थी, अब मेरे पास एच वाई की टर्म आ गई, तो फिर मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एच एंड ऑब्टेन दिस थिंग डी बाई डी ऑफ एच एच डबल बार ऑफ एच एंड टू बी ओवर ए वाई डैश ओवर वाई इज ए कांस्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज नो एच इज प्रेजेंट हियर, this is again 0 because no h is present here, and this is 0 because no h is present here। इसको मैं अंदर ले चलता हूँ तो इसको फिर मैं इस तरह लिख लूंगा h डबल बार ऑफ h बार प्लस 2b ओवर a h डैश ओवर h प्राइम ओवर h होल प्राइम y प्राइम ओवर y प्लस d ओवर a h प्राइम ओवर h एंड y। अब आप इसको h बार और h प्राइम के साथ डिवाइड कर दो तो ये देखिए कि यहाँ पे ये टर्म बच जाएगी, ये तो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया इधर आ गया y डैश ओवर y एंड प्लस d ओवर a, ये बच जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ऑफकोर्स 2b ओवर a भी यहाँ पे आना है, अदरवाइज यहाँ पे तो सिली सी मिस्टेक भी है कि h बार ओवर h के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो दिस 2b ओवर a मस्ट बी हियर जी, ठीक है। सो इसको मैं y वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्योर फंक्शन ऑफ y होगी और राइट हैंड साइड प्योर फंक्शन ऑफ h होगी। जब इसको मैं सॉल्व ऑफ कोर्स देन ये दोनों इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा, लेट्स से देयरफॉर वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन जी, ठीक है। क्योंकि अगर इसको मैं इक्वल टू लैम्डा करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू लैम्डा, एंड फ्रॉम देयर रीराइटिंग जस्ट रीराइटिंग देम I can get this kind of equation जी, और x को फिर मैं इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास एक टर्म आ जाती है बीटा आ जाती है, और वो एक लेंथी प्रोसीजर है, मैं उसमें वो जब मैं एग्जांपल्स करूँगा तो उसमें मैं समझाऊंगा आपको। जस्ट आप ये देखेंगे ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और कैपिटल h की वैल्यू और कैपिटल y की वैल्यू इवेलुएट करनी है, and once you have a value of capital H and capital Y, then you have the solution of your given partial differential equation जी। तो इस तरह से मैं इनको रीराइट करके इधर इस तरह लिख लूँ, therefore u of x y is a solution of given partial differential equation if h of x and y of y are the solutions of the above two partial differential equations respectively जी। So students, आज इसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी कराऊंगा आपको कि आप किस तरह से सेपरेट करते हो अपने गिवन जो हैं इसको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और उसको आप लेके किस तरह से चलते हो, दो इक्वेशंस आपके पास कैसे आती है। मैं इंतहाई सिंपल एक इक्वेशन लेता हूँ जिससे कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स से स्टूडेंट आई टेक दिस simple equation, partial differential equation. This is u hx plus u hy plus u of y is equal to 0,
इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन। मैंने जस्ट इस कोफिशिएंट्स को ट्रांसलेट रखा, बल्कि ट्रांसलेट रखा उनको इक्वल टू 1 भी रखा, ताकि हमें एग्जांपल समझने में आसानी हो, और उसके बाद फिर हम जो डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है उनकी तरफ हम जा सकेंगे। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन हो रहा है वो मैं उसको इस तरह देखता हूँ। अगर वो एच ऑफ एक्स है एंड वाई ऑफ वाई, ठीक है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0 जी, मेरी जो पहली बेसिक कंडीशन। इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए पार्शियल टू बाई पार्शियल एच स्क्वायर इनटू यू। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए जो हो क्या रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अगेन यू प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 0। ये इस सिचुएशन में मैंने रीराइट करके लिखा यहाँ पे। तो मेरे पास इसके बाद वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा, पार्शियल 2 बाई पार्शियल एच स्क्वायर इनटू एच ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई प्लस पार्शियल 2 बाई पार्शियल एच पार्शियल वाई एच ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ वाई एच ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 0 जी। आप देखोगे ये क्या बन जाएगा मेरे पास, वाई एक कांस्टेंट ट्रीट हो, वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो वाई ऑफ वाई बाहर हो जाएगा। तो ये अब ये चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है उसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो दिस इज नथिंग बट टर्न्स टू अ ऑर्डिनरी ऑपरेटर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, नॉट ऑन पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका d2 बाई डी एच स्क्वायर बन जाएगा। प्लस सिमिलरली इसको जब आप मैं इसको देखूंगा तो पार्शियल बाई पार्शियल एच जब मैं अप्लाई करूंगा तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, पार्शियल और पार्शियल वाई एच ऑफ एक्स और वाई ऑफ वाई प्लस, और ये आ जाए एच ऑफ एक्स आउट हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी वाई बाई डी वाई आ जाएगी, कैपिटल वाई। दिस इम्प्लाइज वाई ऑफ वाई d2 h over dh स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल h। अब देखिए h एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, एंड दिस इज dy कैपिटल dy बाई dy। ठीक है, एंड प्लस h ऑफ h dy बाई dy इज इक्वल टू 0 जी। एंड दिस इज नथिंग बट equals to y of y d2 h over d h square प्लस ये आ जाएगा d x by d h एंड d y by d y, क्योंकि अब ये कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और सिर्फ डेरिवेटिव इसका हो रहा, एंड h of h एंड d y by d y। अब मैं अपनी सहूलत के लिए, मैं अब बार बार इसको इतने फ्रैक्शन में लिखने के बजाय मैं अगर इसको y h डबल बार प्लस h प्राइम y प्राइम प्लस h y प्राइम इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। ठीक है, अब जब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। देखिए h और y से मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू h एंड y जी, विद रिस्पेक्ट टू एच वाई। तो यहाँ से ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y h प्राइम ओवर एच वाई प्लस h प्राइम y प्राइम ओवर एच वाई प्लस एच वाई प्राइम ओवर h इज इक्वल टू 0 जी। एच वाई सॉरी y मस्ट बी हियर। सो अब ये देखिए h और h कैंसिल हो जाए यहाँ से, और ये y और y कैंसिल हो जाए, और मुझे आई एम लेफ्ट विद h डबल बार डिवाइडेड बाई h प्लस y h बार ओवर h y बार ओवर y प्लस y बार ओवर y इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ रही। अब मैं इसे डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू h। लेट्स से क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं y की टर्म मैं इसको h में लेट निकालना चाहता हूँ, किसी भी तरह से मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। तो डिफरेंशिएट
with respect to x, I am left with d by d of h double bar of h double prime of h plus y prime over y as it is, and d over d of h prime over h plus this whole term is 0 because there is no h present here. So इसको मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्राइम प्लस h बार ओवर 0, ठीक है। और अगर मैं h प्राइम ओवर h को डिवाइड कर दूं h प्राइम ओवर h प्लस y प्राइम ओवर y इज इक्वल टू 0, और इसको मैं अगर साइड पे कर लूँ तो ये मेरे पास h डबल प्राइम ओवर h this is equal to minus y bar over y. So my left hand side is a pure function of x only and the right hand side is a pure function of y only, ठीक है। तो इसको जब मैं इसको then I can say that these are equal to a same constant lambda, ठीक है। और माइनस लैम्डा और लैम्डा समटाइम्स मैं अपने इक्वेशन के हिसाब से देखूंगा कि मैं माइनस लैम्डा लूँ या प्लस लैम्डा लूँ, मुझे फिर वो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव लैम्डा हो चाहे वो नेगेटिव। तो लैम्डा इज एन आर्बिट्रेरी, सो इट कैन बी एनीथिंग। सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द टू इक्वेशंस। मैं इसको आगे लिखता हूँ। तो h is equal to lambda into h प्राइम ओवर h, और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास, मैंने यहाँ से देख लेता हूँ lambda y जी, यस। और इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो अगले स्टेप पे मैं आपको कर दूंगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा जी। इसलिए मैं कर रहा हूँ 8th स्टेप ताकि जब आप बाद में नोट्स देते हैं तो आप एकदम ओ ये कैसे आ गया, ठीक है। तो मैं 8th स्टेप इसलिए इतने डिटेल से करता हूँ कि आपको हर बात थॉरोली समझ आएगी। सो जब ये आ गया एंड ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये टर्म भी नहीं होगी क्योंकि अब ये टर्म मैंने डिवाइड की हुई है, तो नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर ये टर्म आएगी, ठीक है। सो नोट्सों में सिर्फ देखना कभी कभी सही नहीं होता। तो लैम्डा इंटू एच बार ओवर एच एंड दिस इज माइनस वाई बार इज इक्वल टू वाई लैम्डा ऑफ वाई जी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई बार प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, और यहाँ से इसको अगर मैं ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे देखो आई हैव मिस समथिंग, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था डी बाई डी एफ एच, तो यहाँ पे प्राइम मैंने मिस कर दिया था। सो दिस इज अ प्राइम हेयर, दिस इज अ प्राइम हेयर, सो a prime here as well, and so one prime is here. So when on integration of this thing g, I will get prime is removed, so lambda h bar over h plus let's say another coefficient, let's say beta, ठीक है। मेरे पास एक और कोफिशिएंट आ जाएगा, दिस इज कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी, जब मेरे पास ये आ गया तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो h से साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, लैम्डा h बार प्लस बीटा h और समथिंग लाइक दैट माइनस लैम्डा h बार माइनस बीटा h इज इक्वल टू 0 जी। अब ये देखें ये बीटा आ गया और यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल रही है, तो y डैश और y माइनस y डैश और y इज इक्वल टू लैम्डा। सो इफ आई पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, कहाँ पे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, y डैश और y की वैल्यू मेरे पास लैम्डा है, माइनस लैम्डा है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। मैं नेक्स्ट स्टेप पे करने की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा, this is something like that h double bar of h plus h bar of h
of minus lambda is equal to 0. So h double bar, this is h of h plus not plus minus lambda, h bar of h minus lambda is equal to 0. So h double bar of h से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस लैम्डा h बार माइनस लैम्डा h इज इक्वल टू 0। तो 8 मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और 8 मेरे पास, ओह मैं बहुत पीछे चला गया, सॉरी। और 8 मेरे पास ये इक्वेशन आ रही, और 8 इक्वेशन आ रही h डबल बार माइनस लैम्डा h बार माइनस लैम्डा h इज इक्वल टू 0। ये अभी मैंने कैसे कैलकुलेट की? इस इक्वेशन को मैंने जो अपनी इंतहाई बेसिक इक्वेशन थी जिससे मैं डिवाइड हो रहा था, जो मेन इक्वेशन थी, वहाँ पे मैंने इसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ रही और ये इक्वेशन आ रही। इसको कंपेयर करूँगा तो बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली लैम्डा है, देखें ना, बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्डा आ गया। सो आई हैव ओनली टू इक्वेशंस नाउ विद वन कांस्टेंट लैम्डा h bar minus lambda h is equal to 0 and y bar plus lambda y is equal to 0। अब ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और मैंने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और इनको सॉल्व कैसे करना है ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आप कैसे कितनी जल्दी उसको पिक करते हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ इक्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम रहेंगे हीट इक्वेशन के ऊपर, वेव इक्वेशन के ऊपर और लैप्लास इक्वेशन के ऊपर जी, ठीक है। ये इक्वेशन क्योंकि इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है जी, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो हम बेसिकली इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस एग्जाम्पल लिखवाने का बुनियादी मकसद ये था, द मेन पर्पज़ टू डू दिस एग्जाम्पल इज़ दैट यू लर्न हाउ टू सेपरेट योर वेरिएबल्स जी, ठीक है। आपने सोल्यूशन कैसे लेना है, उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है और उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज भी दूंगा इंशाल्लाह कि जिसमें आप सोल्यूशन को अपनी इक्वेशन है पीडीईज को आप कोरस्पॉन्डिंग ओडीईज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो दैट्स इट। इससे आगे में इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है और वो हम फिर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है हीट इक्वेशन के या वेव इक्वेशन के वो उठाएंगे और उनको हम एड्रेस करेंगे। हमने बेसिकली फोकस किया अपने आप को, अपना जो अटेंशन दी, अपने कंसंट्रेशन जो डेवलप की वो थी फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। और देन हमने एक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा। अभी तक मैंने मेथड की थ्योरी बताई है आपको, अभी उस मेथड की एप्लीकेशन मैंने नहीं बताई फॉर सर्टन प्रॉब्लम्स, अप्लाई कैसे करना है उसको। और अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया जो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर भी आपने इसी तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इनिशियल कंडीशंस के ऊपर भी इसी तरह से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक हीट इक्वेशन का प्रॉब्लम लूँगा और उसको हम एड्रेस करेंगे, और वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हीट इक्वेशन जी, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी, ठीक है। सो नाउ फॉर अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर आप प्लीज़ इसकी थ्योरी को समझें। डेबनाथ ने बड़े अच्छे अंदाज से इसको लिखा हुआ है और बेसिकली आई फॉलो डेबनाथ इन दिस टुडेज लेक्चर जी कि हाउ ही डेवलप द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ ही डेवलप द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जी, ठीक है। और जो फोरियर सीरीज है बेसिकली वो डेबनाथ ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है उसके ऊपर, लेकिन मिलर की जो बुक है उसको आप ज़्यादा फोकस करें तो शायद आपको ज़्यादा समझ आएगी, उसने अच्छे अंदाज में फोरियर सीरीज को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इस लेवल के ऊपर आके ना, मैं डिफरेंट बुक्स आपको इसलिए बताइए मैं हर बुक को कंसल्ट कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिल रही है मैं उसको लेके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, रादर देन कि मैं एक ही बुक को फॉलो करूँ और आपको बताऊँगी। और ये आपके लिए भी मैसेज है कि अब जब आप इस लेवल पर आ चुके हो एमएससी लेवल के ऊपर और पीएचडी इसके बाद इंशाल्लाह, तो आप बुक्स रीडिंग की आदत डालो। आप कैसे बुक को पढ़ते हो, ठीक है। एक नावल पढ़ना तो बड़ा आसान है, जो उसमें आपके पास आपकी इंटरटेनमेंट है या आपका, लेकिन एक मैथमेटिक्स की बुक को पढ़ना जो है वो इटसेल्फ एक पेशेंस है। आपको
शुरू में ये आदत हो रही और आपको बुरा फील हो रहा है, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी हैबिट डेवलप करें कि हाउ टू रीड द बुक, हाउ टू रीड द बुक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द बुक। ठीक है, और जब आपके पास ये इस लेवल पे आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, तो आई कैन एश्योर यू कि आगे इन फ्यूचर में आपके लिए कभी भी मैथमेटिक्स मसला नहीं होगा जी। तो इतनी सारी एडवाइसेस के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स लेंगे हीट कंडक्शन प्रॉब्लम की, और उसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये मेथड कितना सूटेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।